अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे पहले हम देखेंगे कि एंडोमेम्ब्रेन क्या होती है। एंडोमेम्ब्रेन जो होती है वो डिफरेंट मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, जो कि साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होते हैं इन द यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, ये मेम्ब्रेन जो होती हैं वो डिवाइड हुई होती हैं कुछ फंक्शनल और स्ट्रक्चर कंपार्टमेंट्स में, और ये किस पे इस्तेमाल होती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ठीक है, अब इसमें से हमें सबसे पहले पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक एक्सटेंसिव सिस्टम है, नेटवर्क है मेम्ब्रेन का। ठीक है, जिसमें ट्यूब्यूल्स भी हैं, उसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर भी हैं, और इसमें सिस्टर्नी भी है। इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, और ये सिस्टर्नल स्पेस है इसकी, और ये राइबोसोम है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं, और जो सेकंड इसकी टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे हमारे पास राइबोसोम्स नहीं होते। और जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लेकिन जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। रेड ब्लड सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोकैरियोट्स में भी नहीं होता। इसकी जो लोकेशन है वो लोकेशन हम ये कह सकते हैं ज़्यादातर ये होता है यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होता है। और जो साइटोप्लाज्म का ज़्यादा पार्ट ऑक्यूपाई किया होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने किया होता है, और जो भी ऑर्गेनेलीज हैं सेल में उसमें जो ज़्यादा एरिया कवर किया होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने ही किया होता है, और ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है यूकैरियोटिक सेल्स में। और इसकी अमाउंट अगर हम देखें, अमाउंट का मतलब क्या है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हर सेल में उसकी क्वांटिटी वेरी करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उसमें जो इसकी कुछ ट्यूब्यूल्स होती हैं, और जो सेल्स फॉर एग्जांपल लीवर या पेंक्रियाटिक सेल है, इन सेल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ऑलमोस्ट 30 to 60% कवर करता है सेल मेम्ब्रेन का एरिया। ठीक है, और एक ये लार्जेस्ट जो हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनेली है इन सेल। नेक्स्ट अगर हम देखें इसका ओरिजिनेट कैसे कब हुई, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैसे ओरिजिनेट हुई थी, उसके लिए एक हाइपोथेसिस दिया गया था कि ये न्यूक्लियर इनवेल्प से बर्ड ऑफ हुआ होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बर्ड ऑफ हुआ है फ्रॉम न्यूक्लियर इनवेल्प। ठीक है, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहाँ से अराइज होता है, वो अगर हम ये देखें न्यूक्लियस और इसकी जो मेम्ब्रेन में अगर हम देखें तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर इनवेल्प के साथ अटैच हुई होती है, और ये फोल्डेड आउट होती है। ठीक है, और इसका एक पार्ट अटैच होता है मेम्ब्रेन के साथ, और फिर ये दूसरा पार्ट अटैच होता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही हुए होते हैं, और उसी से ओरिजिनेट हुए होते हैं, अराइज हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें राइबोसोम नहीं होते और इसमें राइबोसोम होते हैं।
और जिसकी बेसिकली 2 टाइप्स हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थोड़ा थिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगी। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक्सटेंड होता है फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब यहाँ से ये एक्सटेंड हो रहा है एट वन एंड एंड ज्वाइन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द अदर एंड, ठीक है, बाय एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जंक्शन, ठीक है। एक साइड से ये एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, यहाँ से एक्सटेंड हुआ और यहाँ पे आके क्या हुआ, ये दोबारा से अटैच हो गया। ये साइटोप्लाज्म में ओपन नहीं होता और इसके बाद ये कंटिन्यू करता है किन ऑर्गेनेल्स के साथ, गोल्जी ऑपरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। वो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह से होता है। जो भी ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसमें अगर हम सबसे पहले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें तो उसमें कुछ ट्यूब्यूल्स और सैक्स बनी होती हैं, ठीक है। वो ट्यूब्यूल्स और जो सैक्स हैं, इसमें कुछ ट्यूब्यूल्स और सैक्स होते हैं। ट्यूब्यूल्स आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये ब्रांच फॉर्म में भी होती हैं और इसमें वेसिकल्स होते हैं और सिस्टर्नी होती हैं, ठीक है। और जो इस सिस्टर्नी के दरमियान स्पेस होती है, आप ये कह सकते हैं ये सिस्टर्नी है, इनके दरमियान जो स्पेस है उसे हम कहते हैं सिस्टर्नल स्पेस। और ये सिस्टर्नल स्पेस जो है या ल्यूमिन जो है वो अगर मज़ीद बनती जाए तो वो बना देती है एक पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। इसके बाद इसमें सेल सैप भी है, मतलब ये डिफरेंट जो इसमें स्ट्रक्चर है मैंने चीज़ें वो आपको बताई हैं। इसमें मेन हमारे पास ट्यूब्यूल्स हैं, वेसिकल्स हैं, सिस्टर्नी है। ये सिस्टर्नी मिलके जब बनते हैं तो इनके अंदर मैंने एक स्पेस बनती है, उसे हम कहते हैं सिस्टर्नल स्पेस। ये जब सिस्टर्नी आगे एक्सटेंड होते हैं तो इनके दरमियान पेरीन्यूक्लियर स्पेस बन जाती है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, जिसमें होते हैं ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, और कुछ और इम्पोर्टेंट एंजाइम है जिसमें रिडक्टेज, फॉस्फेटेज एंड ट्रांसफेरेज एंजाइम है। रिडक्टेज आपको इसकी नाम से पता चल रहा है कि रिडक्टेज एंजाइम जो इस कैटेगरी के एंजाइम होंगे उनका काम क्या होगा, रिडक्शन करना, ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फॉस्फेटेज एंजाइम का काम क्या होता है, फॉस्फेटेज एंजाइम का काम होता है किसी भी फंक्शनल ग्रुप को रिमूव करना। जहाँ पे फॉस्फेटेज का वर्ड आएगा उसका मतलब है कोई भी फंक्शनल ग्रुप रिमूव हो रहा है। ट्रांसफरेज का मतलब है कोई भी फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। और अगर आ जाए म्यूटेज, तो म्यूटेज का वर्ड जहाँ पे आए तो वहाँ पे आप लोग समझ जाइएगा, ये अंडरस्टूड सी बात है कि म्यूटेज का काम होता है लोकेशन चेंज करना किसी भी फंक्शनल ग्रुप की। और जहाँ पे काइनेज का वर्ड आ जाए तो काइनेज का मतलब होता है किसी भी फंक्शनल ग्रुप को ऐड करना, ठीक है। अब इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कुछ एंजाइम्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उन फंक्शंस को अभी हम डिटेल में तो नहीं देख सकते क्योंकि हमने अभी पढ़ना है इसका स्ट्रक्चर और जो मेजर इसके फंक्शन है। अगर हम एंजाइम के फंक्शंस की डिटेल में जाएंगे तो वो काफ़ी लेंथी टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ जो है उसमें देखें क्रॉस सेक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो इसमें 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो सेपरेट हुई होती हैं नैरो लाइट स्पेस के थ्रू, ठीक है। और उसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। ये देखें, ये और ये सिस्टर्नी जो है वो किससे सेपरेट हुई हुई हैं, सॉरी ये पैरेलल जो मेम्ब्रेन्स हैं वो किससे सेपरेट हुई हुई हैं, वो सिस्टर्नी से सेपरेट हुई हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके कंपोनेंट्स देखेंगे। कंपोनेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कौन कौन से हैं। सबसे पहले है सिस्टर्नी, ठीक है।
ये लॉन्ग होती हैं, फ्लैटेंड होती हैं और अनब्रांच ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, और अरेंज होती हैं पैरेलल फॉर्म में, ठीक है। इनके सरफेस पे क्या होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इनके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और इनके पास होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स, जिसे हम नाम दे सकते हैं राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2, ठीक है। ये राइबोफोरिन 1 और राइबोफोरिन 2 क्या होती है, ये एक डोम शेप ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एब्सेंट होती हैं। इनका काम क्या होता है, राइबोसोम को अटैच करना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स होती हैं इर्रेगुलर और ब्रांचिंग एलिमेंट होती हैं, एक नेटवर्क बनाती हैं और मोस्टली इनके पास राइबोसोम्स नहीं होते और इनकी डाइवर्स शेप होती है, इर्रेगुलर होती है और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये होती हैं इन्वॉल्व होती हैं इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लिसराइड्स। ग्लिसराइड्स क्या होते हैं, ग्लिसराइड्स मिलके बनते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से, ठीक है, और ये इन्वॉल्व होती हैं इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन ए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वेसिकल्स। वेसिकल्स किस तरह के होते हैं, ये राउंड शेप में होते हैं और इनके पास भी मोस्टली राइबोसोम्स नहीं होते। दे आर यूजुअली राउंडेड एंड ओवल स्ट्रक्चर, ठीक है, और इनका थिक डायमीटर होता है, ओवल शेप में होते हैं, राउंड होते हैं, वैक्यूल लाइक एलिमेंट्स होते हैं और जो ये एलिमेंट्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फ्रीली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एक दूसरे से और इनमें एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ठीक है। जो ये एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से डिफरेंट होता है और जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो पास करते हैं एक सेल से दूसरे सेल की तरफ प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ये हमारे पास होती है एक प्लाज्मोडेस्माटा जिसे हम कहते हैं ये एक माइक्रोस्कोपिक चैनल है। इस चैनल का काम क्या होता है, ये चैनल माइक्रोस्कोपिक चैनल ये सेल वॉल में होता है, ये अलाउ करता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डेस्मोट्यूब्यूल। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है प्लाज्मोडेस्माटा से डेस्मोट्यूब्यूल की फॉर्म में मूव करते हैं एक सेल से दूसरे सेल की तरफ। अब डेस्मोट्यूब्यूल क्या है, ये क्या करती है, ये एक कनेक्ट करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दूसरे जो एडजेसेंट सेल होता है उसके साथ वाला सेल होता है उससे कनेक्ट करती है और इस चैनल के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल की तरफ मूव करती है। इस चैनल को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस होती है ये कहाँ पे होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस के दरमियान में होती है। मैंने आपको पहले भी दिखाया था स्ट्रक्चर में। ये पेरी न्यूक्लियर हमारे पास स्पेस है, ये किसके दरमियान में होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस के दरमियान में होती है। नेक्स्ट हमने देखनी है टाइप्स। हमारे पास दो तरह की, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या रफ एंडोप्लाज्मिक, उसमें डिफरेंस क्या होता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। सॉरी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्रेन्यूल्स होते हैं और जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक ग्रेन्यूलर होता है, ठीक है। उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ना ही उसमें राइबोसोम होते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो है अरेंजमेंट है ट्यूब्यूल्स की, ठीक है। उसमें वेसिकल्स भी होते हैं, उसमें
सैक्स भी होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं न्यूक्लियर इनवेल्व से, ठीक है। ये न्यूक्लियर, जैसे ये आप देखें, ये न्यूक्लियर इनवेल्व से कनेक्टेड है, ठीक है। जो ये हमारे पास ट्यूब्यूल्स हैं, ये क्या होती हैं, ये हाईली कर्व्ड होती हैं। ये आप जो पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था उसमें देख सकते हैं, ये हाईली कर्व फॉर्म में होती हैं और ट्यूबुलर फॉर्म में होती हैं। उनके पास कोई राइबोसोम नहीं अटैच हुआ होता। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारे पास इन्वॉल्व होता है इन द सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस, ठीक है, इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। जो ये मतलब ये सारी चीज़ें जो ये मोस्टली इन्वॉल्व होती हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू मेम्ब्रेन, ठीक है। जो साइज और स्ट्रक्चर होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो वेरी करता है डिफरेंट सेल में, ठीक है। डिफरेंट सेल में इसलिए डिफरेंट अमाउंट होती है और ये किस पे डिपेंड करती है, द नेचर एंड फंक्शन, ठीक है। नेचर और फंक्शन पे डिपेंड करेगी कि कौन से सेल में कितनी अमाउंट है और किस साइज़ में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है। फंक्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सबसे पहले है वो हम देखेंगे प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट, ठीक है। प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है कि जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोवाइड करते हैं रूट ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, डिफरेंट मेटाबोलाइट्स का एज ए प्रोटीन विद इन द सेल तो द फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो हमारे पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से जो प्रोटीन्स हैं हमारे पास वो मूव करेंगे विद इन द सेल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स। ये एक वेसिकल बन गया, इसके अंदर क्या प्रोटीन्स ये कहाँ मूव कर रही हैं, डिफरेंट लोकेशन में। मोस्टली जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन जो बनती हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती हैं और उनको ट्रांसपोर्ट करता है किसकी तरफ, गोल्गी ऑपरेटस। ये हमारे पास सारा क्या है, ये गोल्गी ऑपरेटस है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास प्रोटीन्स बनेंगी वो आएंगी स्मूथ तक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वेसिकल्स बनेंगे, उनमें प्रोटीन्स है। ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी या वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे ये गोल्गी ऑपरेटस की तरफ, या जो अदर पार्ट्स हैं और जिसमें हमारे पास राइबोसोम्स आ जाते हैं या लाइसोसोम आ जाते हैं उनकी तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। एक मेजर फंक्शन हमारे पास ये हो गया प्रोटीन ट्रांसपोर्ट का। हमारे पास जो फंक्शन है वो है स्टीरॉयड मेटाबॉलिज्म का। स्टीरॉयड मेटाबॉलिज्म में क्या आ जाता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्टीरॉयड मेटाबॉलिज्म में कैसे रोल प्ले करते हैं। बहुत से एंजाइम जो मेम्ब्रेन में होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वो किसके सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, कोलेस्ट्रॉल में, ठीक है, और डिफरेंट स्टेरॉयड हार्मोन्स में, ठीक है। इसके बाद जो इसका फंक्शन है ये ऑर्गेनेलिस की फॉर्मेशन करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो ऑर्गेनेलिस कौन से हैं, वो है गोल्गी ऑपरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल्स वगैरह, उसकी फॉर्मेशन करते हैं। फोर्थ फंक्शन इसका है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन में क्या आ जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं लिवर में। डिटॉक्सिफाई करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ के जहर को ख़त्म करना, उसको उसकी जो टॉक्सिक कंडीशन है उसको ख़त्म कर देना, वो हार्मफुल जो मटेरियल है उसको कन्वर्ट कर देना हार्मलेस मटेरियल में। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ हार्मफुल मटेरियल अगर होता है लिवर में, अगर है हमारे पास कोई ड्रग है या कोई पॉइज़न है, ठीक है, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा हार्मलेस मटेरियल में, ठीक है। ये हमारे पास हार्मफुल मटेरियल था, इसको हार्मलेस मटेरियल में इसने कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद जो हमारा इसका जो नेक्स्ट हमारे पास इसका फंक्शन है, हमारे पास कि इसने क्या करना है, कैल्शियम आयंस को स्टोर करना है साइटोप्लाज्म में। किसके साइटोप्लाज्म में स्टोर करना है इसने, मसल सेल्स के साइटोप्लाज्म में कैल्शियम को स्टोर कर देना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसका सिक्स्थ वाला जो फंक्शन है वो है लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्या आ जाएगा,
जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनका मेजर फंक्शन क्या है? इसने सिंथेसाइज करना डिफरेंट फैटी एसिड्स को, ग्लिसराइड्स को, और मोस्टली जो लिवर में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ लिपोप्रोटीन। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। नेक्स्ट जो हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं? इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसके सरफेस पे, और इसकी वजह से इसकी क्या होती है? रफ अपीयरेंस होती है ड्यू टू राइबोसोम्स, क्योंकि राइबोसोम से अटैच होते हैं। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो जिस सेल के जो न्यूक्लियस होते हैं उसके साथ ही होता है, और इसकी मेम्ब्रेन जो होती है वो कंटिन्यूस होती है विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेल्प। ठीक है, मतलब जो न्यूक्लियर इन्वेल्प है और इसकी मेम्ब्रेन वो एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट अटैच हुई होती हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो थ्रू आउट द सेल जो है इसकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। किसके पास? नियर न्यूक्लियस एंड गोल्जी ऑपरेटर्स। ठीक है, जो राइबोसोम्स होते हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसमें क्या होते हैं? जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ मूव कर रहे होते हैं? फ्री मूव कर रहे होते हैं इन द साइटोप्लाज्म, और अटैच भी हुए होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और आउटर सरफेस, न्यूक्लियर की आउटर सरफेस मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच होते हैं। राइबोसोम का काम क्या होता है? मोस्टली सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जब ये साइटोप्लाज्म के साथ अटैच हुए होते हैं या साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं तो ये बनाते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। और जब ये अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ तो तब ये बनाते हैं सिक्रेटरी प्रोटीन्स। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो मेम्ब्रेन होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो एक लार्ज डबल मेम्ब्रेन शीट बनाती है। जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है? आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियर इन्वेल्प के साथ। ठीक है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस लिए इम्पोर्टेंट है? एक और इसका जो मतलब इम्पोर्टेंस किस लिए होती है इसकी? ये सिंथेसिस करती है और पैकेजिंग करती है प्रोटीन्स की। ठीक है, सिंथेसिस और पैकेजिंग कैसे हो रही है उसका प्रोसेस भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स का काम क्या होता है कि उन्होंने सिंथेसिस किसकी करनी होती है? प्रोटीन की। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में वहाँ पे क्या होती है? इनकी पैकेजिंग। ठीक है, पैकेजिंग के बाद वहाँ से वेसिकल्स रिमूव होते हैं, और रिमूव किस तरह से फिर जब यहाँ से रिमूव होते हैं फिर ये आगे फर्दर मूव करते हैं। फर्दर मूव करेंगे तो इनकी सिक्रीशन भी हो सकती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, ये पूरा एक प्रोसेस दिखाया हुआ है जिसमें सिंथेसिस हो रही है, पैकेजिंग हो रही है, और ट्रांसपोर्ट और सिक्रीशन हो रही है। ठीक है, सिंथेसिस किस चीज़ की हो रही है? राइबोसोम अगर प्रोटीन बना रहा है और अगर वहाँ से वेसिकल्स बन रहे हैं या वेसिकल्स मूव कर रहे हैं तो वो वेसिकल्स बनेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मूव करेंगे, इधर आएंगे गोल्जी ऑपरेटर्स में, वहाँ पे इनकी क्या होगी? पैकेजिंग, फिर इनकी ट्रांसपोर्ट, फिर सिक्रीशन, और यहाँ पे क्या हो रही है? इनकी सिंथेसिस। जो बाइंडिंग साइट होती है राइबोसोम्स की रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जो बाइंडिंग साइट है उसे हम कहते हैं ट्रांसलूकोन्स। ठीक है, ट्रांसलूकोन कहते हैं। ये जो ट्रांसलूकोन है ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स है जो ट्रांसपोर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड को इनटू सिस्टर्नल स्पेस। ठीक है,
जो ट्रांसलूकोन है ये एक कॉम्प्लेक्स है जो ट्रांसपोर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड्स को सिस्टर्नल स्पेस में। ये सिस्टर्नल स्पेस कहाँ पे होती हैं? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। और जो राइबोसोम बाउंड हुए होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ये ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं होते, बिकॉज जो राइबोसोम्स होते हैं ये मेम्ब्रेन से रिलीज़ भी हो सकते हैं। ये वेसिकल्स की फॉर्म में इसमें प्रोटीन्स नेक्स्ट आगे मूव कर रही होती हैं गोल्जी ऑपरेटर्स की तरफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी फंक्शन ट्रांसपोर्ट होता है प्रोटीन की, जैसे हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जैसे हमने स्मूथ में पढ़ा, वही फंक्शन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनती है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ मूव करती है। वहाँ वेसिकल्स बनते हैं, उन वेसिकल्स में प्रोटीन स्टोर होती है और ये वेसिकल्स आगे मूव कर जाते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स की तरफ। गोल्जी ऑपरेटर्स से आगे ये वेसिकल्स मेम्ब्रेन के बाहर भी मूव कर सकते हैं, जिसको हम सेक्रेटरी वेसिकल्स भी कह सकते हैं। ये वेसिकल्स आगे लाइजोसोम या लाइजोसोम की तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो इसका काम भी क्या होता है? प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट करना। नेक्स्ट इसका एक फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल्स। ठीक है, वेसिकल्स की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? जो हमारे पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे जो ये वेसिकल्स बनते हैं उसको सराउंड किसने किया होता है? एक प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं कोट प्रोटीन। ठीक है, उस कोट प्रोटीन का नाम क्या है? कोट प्रोटीन 1 एंड कोट प्रोटीन 2। अगर कोट प्रोटीन 2 टारगेट करती है वेसिकल्स को तो वो गोल्जी ऑपरेटर्स की तरफ मूव करते हैं। ट्रांसपेरेंट प्रोटीन जो होती हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी ऑपरेटर्स की तरफ मूव करती हैं। ये देखें आप, ये यहाँ मूव कर रही है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी ऑपरेटर्स की तरफ, जिसे हम कहते हैं एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट। और अगर हमारे पास जो कोट प्रोटीन 1 है वो ट्रांसपोर्ट करती है प्रोटीन को फ्रॉम द सिस एंड ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, मतलब जो ये वाला एंड है उस एंड से गोल्जी कॉम्प्लेक्स से मूव करती है बैक टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन मूव करेगी टुवर्ड द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और जो कोट प्रोटीन 1 ट्रांसपोर्ट्स प्रोटीन है वो कहाँ से मूव करती हैं? वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, एक तो मेथड ये हो गया वेसिकल्स का। दूसरा मेथड हमारे पास ये आ जाता है। इसमें क्या होता है? इस मेथड में क्या होता है? जो हमारे पास वेसिकल्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है? जो वेसिकल्स होते हैं उसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह जो स्टोर हो जाती हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ मूव कर जाती हैं। जो मेम्ब्रेन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अदर ऑर्गेनेलिस की, वो एक साथ ही होती है। वो अलाउ करती है, ट्रांसफ़र करती है लिपिड्स को और अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स को बाहर वो मूव करते हैं। ठीक है, अब ये वेसिकल्स जो ब्लड की फॉर्म में है ये सेपरेट हो जाएंगे मेम्ब्रेन से, और ये इनसे हम कह देंगे कि ये सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट है। कुछ और फंक्शन है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ये ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें रिपीट हो रहे हैं ये लास्ट स्लाइड में। इसमें है कि प्रोटीन राइबोसोम के सरफेस जो होती है वो प्रोवाइड करनी होती है। राइबोसोम के लिए जो सरफेस होती है वो किसने प्रोवाइड करनी होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। और जो राइबोफोरेन ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं वो प्रोवाइड करनी होती है ताकि राइबोसोम अटैच हो जाए सरफेस के साथ। ठीक है, सरफेस की जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसमें क्या आ जाएगा? ये एक तो सरफेस प्रोवाइड करते हैं राइबोसोम के लिए, एक प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्रोवाइड करते हैं। उसमें कौन सी प्रोटीन्स बन रही होती हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसका काम क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या करना होता है कि लिंक करना होता है शुगर को किससे? प्रोटीन के साथ। मतलब ग्लाइकोप्रोटीन्स जो बनती हैं वो बनाने के लिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो हेल्प करते हैं, और ये पूरा प्रोसेस किस में कंप्लीट होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रीकर्सर। प्रीकर्सर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं कुछ एंजाइम्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम। ठीक है, लाइजोसोम की फॉर्मेशन के लिए कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए, उसकी सिंथेसिस के लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन होती है वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही होती है। जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारे पास आता है, बनता है, उसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं जो सिक्रीट करती हैं सेल से, ये जो सेल से सिक्रीट करती हैं उससे हम क्या कहते हैं, वो इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं। और प्रोटीन्स वो वाली होती हैं जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में लाइजोसोम या एंडोसोम्स में असेंबल होती हैं ऑन द राइबोसोम, और ये अटैच होती हैं। फिर ये राइबोसोम जाके अटैच किससे होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है मोस्टली प्रोमिनेंट होता है इन द लीवर सेल्स, क्योंकि लीवर सेल्स में क्या बननी होती हैं, प्रोटीन्स बननी होती हैं। तो जिन सेल्स में प्रोटीन्स बननी होती है वहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होते हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उन सेल्स में ज़्यादा होते हैं जहाँ पे लिपिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होनी होती है। ठीक है, तो ये मेजर इनके फंक्शन थे। ये वहाँ होते हैं जहाँ पे लिपिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो, और ये वहाँ पे जहाँ पे प्रोटीन की प्रोडक्शन ज़्यादा होनी होती है।